तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन की जो थ्योरी के लेक्चर है सारे के सारे कवर कर चुके हैं, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के जो भी टॉपिक थे, चाहे उनके केमिकल रिएक्शंस थे, चाहे प्रिपरेशन थी, यूपीएससी नेमिंग थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है हमने, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब उनको समराइज करने के लिए और जो हमने पढ़ा है कि हमें आया है या नहीं आया है और कंसेप्ट को और डीप समझने के लिए आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन के एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के जो कंसेप्ट हैं उनको समझेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए जो एमसीक्यूज लेके आया हूँ, हर एमसीक्यूज में एल्डिहाइड का एक इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड या कीटोन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एल्डिहाइड या कीटोन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सारे के सारे एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर लेंगे और इनके पीछे कंसेप्ट को समझ जाएंगे, इनके पीछे के कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गए, तो इसके बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा, कोई भी एमसीक्यू आपको आएगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये हमें पता है, ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आएंगे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आएंगे, पर जो कंसेप्ट होंगे वो यहीं से आएंगे। जो कंसेप्ट इन एमसीक्यूज में सॉल्व होंगे, जो एमसीक्यूज में कंसेप्ट हम यूज करेंगे, क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के आएंगे, उन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एमसीक्यू साथ क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहले क्वेश्चन, अब बच्चों अगर हम अपने पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है, पहले क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है। हमारा टोल्यूइन से स्टार्ट हुआ, हमारा रिएक्शन जो टोल्यूइन से स्टार्ट हुआ, टोल्यूइन की रिएक्शन जब क्रोमिक क्लोराइड से करवाई, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यूज करके, ये कहता है हमें मिला A, हमें मिला प्रोडक्ट A। और उसके बाद फर्दर जब A की रिएक्शन हमने किसी B रिएक्टेंट से करवाई, NaOH एज ए यूज करके, बेस का यूज करके हीट किया रिएक्शन को, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, हमें ये प्रोडक्ट मिला। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ आइडेंटिफाई A एंड B, हमें A और B बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब जब भी हमें कोई रिएक्शन दे रखा हो बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी किसी रिएक्शन की बात होती है तो उसमें हमें कंसेप्ट हमेशा याद रखना है बच्चों, हमेशा याद रखना है। या तो वो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होगी या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा, उसी के बारे में बात की जाएगी, उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इस पूरे को ध्यान से देखूं, मैं 2 पार्ट में इस रिएक्शन को डिवाइड करता हूं। पहला रिएक्शन है मेरे पास ये, दूसरा रिएक्शन शुरू होगा यहां से, ठीक है। अब पहले रिएक्शन की जब मैं बात करूं, अब टोल्यूइन की रिएक्शन करवाई है क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यूज करके। तो जब मैं अपने कंसेप्ट के घोड़े दौड़ाऊंगा, कंसेप्ट को याद करूंगा कि ये रिएक्शन मैंने कहां पढ़ी हुई है, इस टाइप की रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने कहां पढ़ी हुई है, तो मुझे याद आएगा क्रोमिल क्लोराइड से जो ऑक्सीडेशन है टोल्यूइन की, टोल्यूइन की जो ऑक्सीडेशन है क्रोमिल क्लोराइड से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर ये एक नेम रिएक्शन है और उस नेम रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। तो मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई कि जो मेरी बात हो रही है वो इटार्ड रिएक्शन की बात हो रही है। इस रिएक्शन में जो बात हो रही है, पहले पार्ट में इटार्ड रिएक्शन की बात हो रही है। अब अगर इटार्ड रिएक्शन की बात मुझे ध्यान आ गई कि हाँ इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास एक टोल्यूइन होती है, मेरे पास एक टोल्यूइन होती है, PHCH3 फिनाइल के साथ CH3 टोल्यूइन होती है। टोल्यूइन की रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, पहले मुझे मिलता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, पहले मुझे मिलता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, ये मेरे पास पहले आता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। और इसकी जब मैं फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, जब मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है बेंजल्डिहाइड, मेरे पास आता है बेंजल्डिहाइड। जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो मेरे पास आता है बेंजल्डिहाइड। तो मेरे पास ये पहली चीज़ तो मेरी क्लियर होगी, पहली चीज़ तो मेरी क्लियर होगी। ये रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, यहाँ पे ये यहाँ तक की बात क्लियर। ये मेरे पास आ गया इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन मेरे पास ए क्या मिला, ए मुझे मिल गया बेंजल्डिहाइड। तो अब मैं ए अगर मैं यहाँ पे ढूंढने लगूंगा, तो ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। मुझे ए तक मैं पहुँच गया हूँ। अब मुझे बात करनी है सिर्फ बी क्या हो सकता है। अब जब ए की रिएक्शन बी से हुई, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बी से हुई, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बी से हुई, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला, मुझे ये प्रोडक्ट मिला। अब इस प्रोडक्ट को जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, अब इस प्रोडक्ट को जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, NaOH बेस की प्रेजेंस में हीट किया गया, बेस की प्रेजेंस में हीट किया गया हुआ,
और इस प्रोडक्ट को जब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है ये है चालकोन, ये है चालकोन। अब चालकोन जब मुझे पता चल गया कि ये चालकोन है, चालकोन तो मुझे पता है, चालकोन तो बहुत ही सिंपल चीज है, मुझे पता ही है कि चालकोन तो कहां से मिलेगा, या तो अल्डोल कंडेंसेशन से मिलेगा, या तो अल्डोल से मिलेगा, या क्रॉस एल्डोल से मिलेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, एल्डोल या क्रॉस एल्डोल से, एल्डोल या क्रॉस एल्डोल से। अब मैं अगर यहां देखूं एल्डोल या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। अब जब मैं मेरे को एक रिएक्टेंट का मुझे पता चल चुका है कि वो बेंजल्डिहाइड है, एक रिएक्शन का मुझे पता चल चुका है कि बेंजल्डिहाइड है। अब मुझे एक चीज और पता है, ध्यान दीजिएगा जो कंसेप्ट की बात है, यहां तक तो बात क्लियर हो चुकी है, यहां तक तो बात मेरी क्लियर हो चुकी है। अब मैं अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं, वहां पे मुझे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है, दोनों के लिए एक चीज मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन। दोनों के लिए एक चीज मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टेंट के अंदर होनी चाहिए। एल्डोल होगा तो एल्डोल के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, उस एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, मस्ट है। और ये चाहे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, दो डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप है, उनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, कम से कम किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अब जब मैं बेंजल्डिहाइड को देख रहा हूं, बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन होती ही नहीं है, बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन होती ही नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन तो हो नहीं सकती, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही बनेगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही बनेगी। अब जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात आई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एक बेंजल्डिहाइड हमें मुझे पता चल चुका है, पहला प्रोडक्ट तो ए तो मेरा बेंजल्डिहाइड है, दूसरा क्या होगा, बेंजल्डिहाइड छोड़ के कुछ और होगा। यहाँ बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे मेरे पास एसिटोफिनोन है, तो मेरे पास आंसर आ गया सी, मेरे पास मेरा आंसर आ गया सी, क्योंकि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक बेंजल्डिहाइड होगा। इसकी रिएक्शन कैसे होगी देखिए, समझिए, ये है मेरे पास बेंजल्डिहाइड, जो मेरे पास ए आया था, ये मेरे पास ए आया था बेंजल्डिहाइड, ये मेरे पास आया था बेंजल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एसिटोफिनोन से, ये है CH3CO एसिटोफिनोन, ये है मेरे पास एसिटोफिनोन। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई एसिटोफिनोन से जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल H2O निकला बाहर, मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया मेरा सिंपल, ये चालकोन मेरा प्रोडक्ट आ गया। अगर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ चालकोन मेरा प्रोडक्ट मेरे पास बच गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, Which of the following compounds can be detected from iodoform test? iodoform test से इनमें से कौन कौन से किस कंपाउंड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किस कंपाउंड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है, तो इस पे आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है या हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो हमें पता होना चाहिए, रिएक्शन क्या होता है, उसकी खास बातें क्या होती है। जब हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट पता होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, उसके बारे में सारी बातें पता होंगी, तो उससे फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही जरूर ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन उस पर आए तो हमें उसका आंसर हम इजीली करने की कंडीशन में हो, करने की सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड कर पाए। तो चलिए बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की। जब मैं बात कर रहा हूं आयोडोफॉर्म टेस्ट, मेरे पास क्या होता है, मुझे पता है जी, मिथाइल कीटोन जो होती है, जो मिथाइल कीटोन होते हैं, मिथाइल कीटोन के जो प्रोडक्ट है, जब मैं उसकी रिएक्शन करवाता हूँ आयोडीन से, जब मैं उसकी रिएक्शन आयोडीन से करवाऊँ, बेस यूज़ करूँ NaOH एज ए बेस यूज़ करके जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिलता है, इस मिथाइल कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है, मिथाइल कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है और हमें मिलता है RCOONA पॉजिटिव, RCOONA पॉजिटिव प्लस CHI3 प्लस Na सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। ये तो मेरे पास है रिएक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन की। अब मेरे पास ये है रिएक्शन आयोडोफॉर्म की, और इसमें डिटेक्ट कैसे होता है ये चीज़, ये डिटेक्ट कैसे होती है, हमें पता कैसे चलता है बच्चों, तो ये चीज़ भी हमें पता है। जो आयोडोफॉर्म बनती है, CHI3 आयोडोफॉर्म जो बनती है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देती है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देती है।
तो अगर कोई मिथाइल कीटोन का रिएक्शन अगर हम आयोडीन प्लस NaOH से करवाएं और हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए, तो हम कहते हैं जी उसमें मिथाइल कीटोन जो थी उसमें प्रेजेंट थी। पर अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, कीटोन तो मेरे को कोई भी नहीं दे रखी है, मेरे पास कोई भी कीटोन तो दे ही नहीं रखी है, यहाँ पे कहीं पे मुझे कीटोन तो दिख ही नहीं रही है। कीटोन तो यहाँ पे तो सारे के सारे अल्कोहल दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, आयोडोफॉर्म से कैसे डिटेक्ट करूंगा? चारों के चारों मुझे अल्कोहल दे रखे हैं। कीटोन मैंने तो कहा था कि हम सिर्फ जो मिथाइल कीटोन का ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल कीटोन का जो ग्रुप है, सिर्फ इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, मिथाइल कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान करिए बच्चों, जब हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़े थे, तो वहां पे मैंने आपसे एक कंसेप्ट का जिक्र किया था। मैंने आपसे क्या कहा था, जब इसमें हम NaOH और I2 का यूज क्यों करते हैं? जब NaOH और I2 रिएक्ट करते हैं तो मुझे मिलता है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। और सोडियम हाइपोआयोडाइड जो मिलता है, यही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वहां पे एक चीज मैंने आपसे और डिस्कस की थी कि मिथाइल कीटोन को छोड़ के भी अगर मेरे पास ये वाला अल्कोहल होगा RCOH HCH3, अगर इस तरह का कोई अल्कोहल होगा, उसकी भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। अगर सेम रिएक्शन में उसके साथ भी करवाऊं I2 और NaOH की प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। अल्कोहल की पहले ऑक्सीडेशन होती है किसके अंदर? कीटोन के अंदर। अल्कोहल की रिएक्शन होती है कीटोन के अंदर, और ये मुझे मिलती है मिथाइल कीटोन, जिसको हम फर्दर आगे रिएक्शन करवा सकते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन आगे चल के फिर से ये CHI3 हमें रिएक्शन करवा के हमें वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयोडोफॉर्म मिथाइल कीटोन तो देते ही हैं, मिथाइल कीटोन को डिटेक्ट करते ही हैं, प्लस इस टाइप के जो अल्कोहल होंगे RCOH और H और CH3, ये वाले अल्कोहल भी मेरे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो ये आप स्टार लगा लीजिए, RCOH CH3 वाले रिएक्शन भी आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब ये R ग्रुप जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अराइल ग्रुप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या हाइड्रोजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला ग्रुप जो है ये होना चाहिए। COH H और CH3 मुझे ढूंढना है। COH CH CH3 जिसके पास भी अल्कोहल के पास होगा वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इसमें यहाँ पे अगर मैं ढूंढने शुरू करूँ COH H और CH3, तो मुझे कहाँ दिख रहा है? COH और CH3 कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ दिख रहा है। ये R ग्रुप कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर आ गया C। तो यहाँ तक तो बात खत्म होगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन की। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, आयोडोफॉर्म में आपको पता होनी चाहिए, या किसी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मिथाइल कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो 1 कार्बन लेस होगा। जितने कार्बन मिथाइल कीटोन के पास होंगे उससे 1 कार्बन कम मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आएगा, 1 कार्बन कम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आएगा, 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कम होगा। तो ये था पूरा का पूरा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं, चाहे आपसे मिथाइल कीटोन पूछे या चाहे अल्कोहल पूछे, किसको डिटेक्ट कर सकते हैं आप उसको इजीली बता सकते हैं। मिथाइल कीटोन में आपने ये ग्रुप ढूंढना है, और अगर अल्कोहल पूछे तो आपने ये ग्रुप ढूंढना है। तो यहां तक बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अभी मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या पूछ रहा है? करेक्ट IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है, उसकी IUPAC नेमिंग मेरे से पूछी है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम IUPAC का अगर कंसेप्ट हमें अच्छे से पता है, IUPAC का जो कंसेप्ट है अगर हमें अच्छे से पता है कि IUPAC नेमिंग किस तरह से की जाती है, तो किसी भी टाइप का, जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई IUPAC नेमिंग आए, किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आए तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अब अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, तो इस कंपाउंड में क्या है?
मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, CHO और COH, CHO और COH। अब मुझे पता है CHO जो बेस कंपाउंड होता है, जब बेंजीन के साथ CHO लगा हो तो उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, उस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और अगर बेस कंपाउंड जब COH लगा हो, बेंजीन के साथ COH लगा हो, तो उस बेस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, इसको मैं बेंजल्डिहाइड बेस कंपाउंड लेके चलूं या बेंजोइक एसिड बेस कंपाउंड लेके चलूं। वो चीज मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरा बेस कंपाउंड बेंजोइक एसिड है या बेंजल्डिहाइड है, वो चीज मैं कैसे डिसाइड करूंगा बच्चों? वो मैं देखूंगा फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर, वो मैं देखूंगा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। अब मुझे पता है जो कंपाउंड प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, उसको मैं प्रेफरेंस देता हूं। अब यहाँ पे मैं COH और CHO ग्रुप में देखूं तो ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास? COH सबसे ऊपर है, तो मेरे बेस कंपाउंड की प्रेफरेंस किसको जाएगी? बेंजोइक एसिड को। तो मेरा बेस कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड। समझिएगा, जो दो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो मेरा जो प्रेफर्ड जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा वो होगा जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से COH सबसे ऊपर है, तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया COH, 1 नंबर आ गया कार्बन पे, यहाँ पे COH पे आ गया 1 नंबर, और यहाँ से नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, नंबर 3 नंबर 4। ठीक है, तो तीसरी पोजीशन पे लगा है मिथाइल, चौथी पोजीशन पे लगा है फॉर्माइल। CHO का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, चौथी पोजीशन पे फॉर्माइल और तीसरी पोजीशन पे मिथाइल। अब मैं यहाँ पे देखूँ नाम, तो बेंजोइक एसिड तो मेरे पास ये रहे, पर यहाँ पे आप समझिएगा एक चीज और आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है 3 मिथाइल 4 फॉर्माइल, और यहाँ पे मैंने लिखा है 4 फॉर्माइल 3 मिथाइल। पोजीशनें वही हैं। तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, चौथी पोजीशन पे फॉर्माइल है, पर एक जगह मिथाइल को पहले लिखा है, एक जगह फॉर्माइल को पहले लिखा है। तो सही वाला कौन सा है? सही वाला बच्चों वो है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो प्रीफिक्स पहले ही लिखी होती है, चाहे वो पोजीशन में बाद में आ रही हो, जैसे इसके केस में F अल्फाबेटिकली M से पहले आता है, तो जो फोर्थ की पोजीशन है, चाहे फोर्थ पोजीशन पे फॉर्माइल है, वो लिखा पहले जाएगा, फॉर्माइल पहले लिखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास इसलिए ये होगा 4 फॉर्माइल 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। चलिए बच्चों, अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से ये पूछ रहा है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर दैट अकर्स इन द फेलिंग टेस्ट के अंदर, जो फेलिंग टेस्ट है उसके अंदर जो कॉपर है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होती है, कहां से कहां जाती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां बात हो रही है बच्चों मेरे पास कौन से कंसेप्ट की? मेरे पास यहां बात हो रही है फेलिंग्स टेस्ट की। तो फेलिंग्स टेस्ट की हमें पूरी बात पता, पूरा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर चाहे फेलिंग टेस्ट में ये क्वेश्चन है चाहे कोई और क्वेश्चन है, हम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाएं। तो अब मैं फेलिंग टेस्ट के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास फेलिंग्स टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट जो होता है, तो सबसे पहली बात मुझे इसमें क्या पता है, ये हम किस लिए यूज होता है? इसका जो यूज है डिटेक्शन ऑफ CHO ग्रुप, हमें एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ये हमारी पहली चीज हमें पता होनी चाहिए। फेलिंग टेस्ट हो चाहे टॉलरेंस टेस्ट हो, दोनों के दोनों टेस्ट जो हैं वो एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, इनके क्वालिटेटिव टेस्ट हैं एल्डिहाइड को पता करने के लिए किसी रिएक्टेंट के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसको बताता है फेलिंग्स टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट। दोनों अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है, पर दोनों का काम एक ही है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, मैंने आपसे कहा था जब ये लेक्चर हमने डिस्कस किया था, मैंने आपकी इसकी बात कही थी कि ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर कैसे किया जाता है? हमारे पास फेलिंग टेस्ट में 2 सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B, ये बात हम कर चुके हैं। फेलिंग टेस्ट जब भी करते हैं इसके 2 सोल्यूशन हम बनाते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B। अब उसमें क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन A में मेरे पास होता है कॉपर सल्फेट,
मेरे पास होती है कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट हम यूज़ करते हैं, वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट जो है वो है मेरे पास फैलिंग सोल्यूशन ए। फैलिंग सोल्यूशन बी के अंदर मेरे पास क्या आता है, सोडियम पोटेशियम या पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। वो कंपाउंड मेरे पास किस तरह से होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, OH डबल बॉन्ड O नेगेटिव सोडियम K पॉजिटिव। ये है मेरे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये मेरे पास आता है फैलिंग सॉल्यूशन बी, ये मेरे पास आता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए और बी को मिक्स करते हैं बेस के अंदर, NaOH के अंदर ए और बी को मिक्स करते हैं। ये मेरे पास फैलिंग सॉल्यूशन होता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी दोनों हमें पता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है वो मेरे पास फैलिंग सॉल्यूशन बी है। दोनों को हमने ए और बी को मिक्स कर दिया NaOH किसी बेस के अंदर, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, फैलिंग टेस्ट के रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास है एल्डिहाइड, RCHO ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मेरे पास RCHO। अब कॉपर सल्फेट समझिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट हमेशा याद रखिएगा, इसमें SO4 कितना है, SO4 -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरे पास कॉपर प्लस Cu प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है बेस में, मेरे पास एज ए बेस हम यूज़ करते हैं, बेस हम यूज़ करते हैं और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन होती है एसिड के अंदर RCOO Na पॉजिटिव, एसिड के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होती है, प्लस मुझे मिलता है Cu कॉपरस ऑक्साइड प्लस वाटर, कॉपरस ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन में डिटेक्शन किस तरह से होती है, रिएक्शन में डिटेक्शन किस तरह से होती है वो चीज़ समझिएगा बच्चों। जब मेरे पास ये कॉपर सल्फेट अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, जब ये कॉपर सल्फेट है, इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू। और जब ये कॉपरस ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, जब ये कॉपरस ऑक्साइड बनती है तो इसका कलर आता है रेड, इसका कलर होता है रेड। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि जब मेरे पास रिएक्शन होगा, फैलिंग टेस्ट का अगर रिएक्शन होगा, अगर कलर चेंज हुआ, अगर मेरा कलर ब्लू स्टार्टिंग में ब्लू था, अगर मेरा कलर ब्लू से रेड में चेंज हुआ, अगर मेरा कलर ब्लू से रेड में चेंज हुआ, तो इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हुई, कॉपर सल्फेट से कॉपरस ऑक्साइड बना, कॉपर सल्फेट से कॉपरस ऑक्साइड बना। कॉपरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कॉपरस ऑक्साइड की स्टेट है +2, और कॉपरस ऑक्साइड मेरे पास क्या है, O की होती है 2 नेगेटिव, और 2 कॉपर जुड़े हैं, 2 कॉपर जुड़े हैं +1 और +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी चेंज हुई बच्चों +2 से +1 में, +2 से +1 में, +2 से +1 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। तो ये था पूरा का पूरा फैलिंग टेस्ट। इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के इसी चीज़ों से पूछा जाएगा, आप कुछ भी आंसर, कुछ भी क्वेश्चन होगा उसका इजीली आंसर कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे पास एक पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है। स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ एसीटोन से, एसीटोन से रिएक्शन करवाते करवाते मुझसे लास्ट में पूछा हुआ है प्रोडक्ट, लास्ट में पूछा हुआ है प्रोडक्ट। अब मैंने कहा था बच्चों जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे हमें डरना नहीं है, हमें अपने कंसेप्ट पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें अपने कंसेप्ट पे भरोसा है और हमें भरोसा है कि हमने पढ़ा हुआ है, तो जब हम रिकॉल करेंगे चीज़ों को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ, और धीरे धीरे चीज़ें जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होता अपने आप चला जाता है। अब इस रिएक्शन की, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं देखूँ, देखिए पहला रिएक्शन क्या हुआ है, पहला मेरे पास एसीटोन है CH3COCH3 है, उसकी रिएक्शन करवाई गई है पहले हाइड्राजीन से, पहले रिएक्शन करवाई है हाइड्राजीन से, उसके बाद बेस के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट यूज करके, इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट करके KOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है। मुझे मिला ए की रिएक्शन मैंने जब क्लोरीनेशन करवाई HMU की प्रेजेंस में मुझे मिला बी का रिएक्शन जब मैंने ड्राई ईथर से करवाया मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से सॉल्वेंट यूज करके, तो मेरे पास मिला
सी की नाइट्राइल से रिएक्शन और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो मेरे से पूछा हुआ है, सिंपली पूरा रिएक्शन दे रखा है। इसको हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, हर चीज को समझेंगे। जैसे जैसे लंबे रिएक्शन को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे बच्चों, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने उस क्वेश्चन को टुकड़ों में उस रिएक्शन को तोड़ के देखेंगे, एक एक रिएक्शन को समझेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिलेगा। अब अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं, यहां तक की ही बात करूं सिर्फ, तो मुझे ध्यान आएगा बच्चों, मुझे एक चीज ध्यान आएगी, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालूंगा तो मुझे ध्यान आएगा, ये तो एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है? हाइड्राजीन और KOH, हाइड्राजीन और बेस और इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट यूज किया, तो कौन सी नेम रिएक्शन है? मेरे पास ये नेम रिएक्शन है वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन का जो है मेरे पास ये एक नेम रिएक्शन है। अब अगर मुझे यहां तक चीज समझ आ गई, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन अगर मुझे रिकॉल हो गया, तो अब मैं इस क्वेश्चन को इजीली प्रोसीड कर सकता हूं, उस क्वेश्चन को मैं इजीली प्रोसीड कर सकता हूं। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है? मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इस केस में मेरे पास है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन मेरे पास दिया हुआ है। जब उसकी रिएक्शन में पहले हाइड्राजीन से करवाता हूँ, तो मुझे पहले मिलते हैं हाइड्राजोन CH3 सिंपल। यहाँ से क्या हुआ, वाटर का मॉलिक H2O बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड NH2, मेरे पास आ गई हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन को जब फर्दर KOH के साथ रिएक्शन होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, KOH के साथ जब रिएक्शन होता है तो मेरे पास बनता है, इसकी रिडक्शन के बाद क्या बनता है, CH3CH2CH3, ये मेरे पास बन गई प्रोपेन। सिंपल। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन अगर मुझे पता है, अगर मैं समझ गया, हाइड्राजीन और KOH अगर मुझे दिख रहे हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट दिख रहा है, डायरेक्ट मैं पहुंचूंगा अपने वुल्फ-किश्नर रिडक्शन पे। नेम रिएक्शन है, मुझे पता होगा कि एल्डिहाइड कीटोन में मैंने ये पढ़ी हुई है, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस में ये नेम रिएक्शन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन मैंने पड़ी हुई है। इसकी खास बात क्या होती है, ये रिडक्शन बेस की प्रेजेंस में चलती है, तो जो एसिड स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एसिड सेंसिटिव होते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड एसिड सेंसिटिव होते हैं, उनकी रिडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहां तक बात सिंपल। अब यहां तक मेरे को ए प्रोडक्ट मेरे को मिल गया प्रोपेन। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो मेरे को सिंपल है, ये तो मैं सबसे पहले पढ़ता आ रहा हूं। जब भी एल्केन की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करवाता हूं, लाइट के प्रेजेंस में, Hμ की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, मुझे मिलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से वो रिएक्शन प्रोसीड करती है और मुझे मिलती है अल्काइल हैलाइड। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन की रिएक्शन जब भी हेलोजन के साथ होती है लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से चलते हुए मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलती है मेरी अल्काइल हैलाइड। मुझे मिल गई CH3CH2CH2Cl। प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल क्लोराइड। यहां तक बात सिंपल क्लियर। बी भी मेरा क्लियर। अब बी के बाद का जो रिएक्शन है वो भी एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मैं पढ़ता हूं तो वो चीज मैंने पढ़ी हुई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने क्या पढ़ा हुआ है, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाता हूं ड्राई ईथर और किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये प्रिपरेशन है। तो मेरे पास क्या प्रिपेयर होगा, CH3CH2CH2MgCl। मेरे पास बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास प्रिपेयर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। मैं अपने सी तक पहुँच चुका हूँ। अब लास्ट में मुझे अपने प्रोडक्ट पे आना है। अब मुझे ध्यान देना है कि एल्डिहाइड कीटोन में ऐसी रिएक्शन मैंने कहाँ पढ़ी हुई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैंने कहाँ पढ़ी हुई है, ग्रिग्नार्ड के साथ नाइट्राइल की रिएक्शन मैंने कहाँ पढ़ी हुई है। तो मुझे ध्यान आएगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में मैंने पढ़ा हुआ है कि नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब रिएक्ट करते हैं तो हमें कीटोन की प्रिपरेशन होती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे पास क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाऊंगा। अगर मैं अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा देखूंगा तो जब मैं CH3CN के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, पहले CH3CN के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा CH3 कार्बन के साथ यहाँ जुड़ेगी मेरे पास
CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 और आगे C डबल बॉन्ड NMgX का सॉल्ट, मीन का सॉल्ट, CMgX का सॉल्ट। और लास्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है? लास्ट स्टेप मेरे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। लास्ट स्टेप मेरे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस है H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे क्या मिलता है? CH3 कार्बन का डबल बॉन्ड कोड कीटोन, CH2 CH2 CH3, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। मेरे पास आ गई कीटोन CH3CO CH2 CH2 CH3। अब अगर मैं यहाँ पे ढूंढूंगा CH3CO CH2 CH2 CH3 तो C मेरा आंसर, C मेरा आंसर। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन, इसमें मैंने वुल्फ किशनर रिएक्शन को पढ़ा, वुल्फ किशनर रिएक्शन की चीज़ों को देखा, प्लस हमने यहाँ पे अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नाइट्राइल से रिएक्शन के बाद एसीटोन या कीटोन कैसे बनते हैं, कीटोन किस तरह से बनते हैं, वो हमने डिस्कस की। तो यहाँ मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए 5। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है। क्या हुआ है? एसीटोन से मेरे पास एल्केन बनी है, कीटोन से मेरे पास एल्केन बनी है, कीटोन से मैंने एल्केन बनाई है और मुझे पूछा हो ये नेम रिएक्शन आइडेंटिफाई करिए। मेरे पास 4 ऑप्शन है, स्टीफन रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन, गेटरमैन कॉश रिएक्शन या क्लीमंसन रिडक्शन। इनमें से ये कौन सा नेम रिएक्शन है? मेरे से ये पूछा गया। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने तो सिंपल, हमें नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन तो हमें पता होनी ही चाहिए। जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं किसी कंपाउंड की, नेम रिएक्शंस तो हम सबसे पहले याद करते हैं, नेम रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म को सबसे पहले समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इन चारों के चारों नेम रिएक्शन जो उनके बारे में पता कर लेते हैं कि हर रिएक्शन में क्या होता है, किस रिएक्शन में क्या क्या होता है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएक्शन कंडीशन है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्टीफन रिएक्शन की बात करूं बच्चों, स्टीफन्स रिएक्शन की बात करूं, स्टीफन्स रिएक्शन अगर मैंने पढ़ा हो, जब मैंने नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं, जब मैंने एल्डिहाइड या कीटोन में स्टीफन्स रिएक्शन पढ़ी है, तो मैंने कहां पढ़ी होंगी ये चीज? मैंने कहां पढ़ी होंगी? अगर मैं स्टीफन्स रिएक्शन की पहले बात करूं, जो मेरे पास स्टीफन्स रिएक्शन है वो मैंने कहां पढ़ा हुआ है? स्टीफन्स रिएक्शन मैंने कहां पढ़ा हुआ है? अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे याद आएगा जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड था, जब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मैंने की थी, जब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मैंने पढ़ी थी, तब मैंने स्टीफन्स रिएक्शन पढ़ा था। उसमें क्या होता है? स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है? स्टीफन्स रिएक्शन में मेरे पास क्या था? स्टीफन्स रिएक्शन में समझिए क्या था, मैं एक नाइट्राइल लेता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N, एक नाइट्राइल लेता हूँ। नाइट्राइल की रिएक्शन जब मैं SnCl2 और HCl से करवाऊँ, SnCl2 और HCl से करवाऊँ, SnCl2 और HCl से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होता है? मेरे पास पहले बनती है इमीनियम सॉल्ट, मेरे पास पहले बनता है इमीनियम सॉल्ट, ट्रिपल डबल बॉन्ड C NH2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले बनता है इमीनियम सॉल्ट और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे मिलता है मेरा, उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे मिलता है मेरा एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ी हुई है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, स्टीफन्स रिएक्शन मैंने पढ़ी हुई है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, ईथर एज ए सॉल्वेंट। स्टीफन रिएक्शन मुझे समझ आ गई। स्टीफन रिएक्शन तो ये आंसर है नहीं। कीटोन की रिडक्शन हुई है, कीटोन की रिडक्शन हुई है एल्केन के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर इसकी रिडक्शन हुई है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगर दूसरे की बात करूँ, दूसरा नेम रिएक्शन मेरे पास क्या है? कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है? कैनिजेरो रिएक्शन में मेरे पास क्या होता है ये भी मुझे पता है कि दो हम एल्डिहाइड लेते हैं, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं हो, जिन एल्डिहाइड के अंदर अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एग्जाम्पल के साथ ही बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही जैसे बात कर लेते हैं। मेरे पास अगर दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं CHO, दो इनके पास, इसके पास नहीं है, इसके पास अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन लगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन पे कोई हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा पोजीशन है ही नहीं। तो जब ये रिएक्शन करे, अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH के साथ जब ये रिएक्शन देते हैं, NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब ये रिएक्शन देंगे, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब ये रिएक्शन देंगे तो ये कन्वर्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। एक मॉलिक्यूल जो है इसका वो रिड्यूस हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में CH2OH और एक मॉलिक्यूल इसका चेंज हो जाएगा एसिड के अंदर COO नेगेटिव।
एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर एक मॉलिक्यूल हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन भी हमारे हमें पता है ये नहीं हुआ, कैनिज़ेरो रिएक्शन भी नहीं है, इसमें भी एक एसिड बन रहा है और एक अल्कोहल बन रहा है, एसिड बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है। हमें जो याद रखना है, जो कैनिज़ेरो रिएक्शन अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए, कैनिज़ेरो रिएक्शन अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए, तो जो चीज़ हमें याद रखनी है वो हमें यह याद रखनी है, कैनिज़ेरो रिएक्शन सिर्फ उसी एल्डिहाइड में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में जाता है, अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो एल्डोल या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सेम रिएक्शन कंडीशन में वो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर जाता है। कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर एक हमें अल्कोहल मिलता है, एक हमें एसिड मिलता है। मतलब एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बन के बना एसिड, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन में, और ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उनको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन भी ये हमारे पास नहीं है, ये हमें समझ आ गया। कैनिज़ेरो रिएक्शन भी ये हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। तीसरा रिएक्शन है मेरे पास गेटरमैन-कॉश रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है मेरे पास गेटरमैन-कॉश रिएक्शन। अब तीसरा रिएक्शन जो गेटरमैन-कॉश रिएक्शन है, गेटरमैन-कॉश रिएक्शन है, वो मेरे पास क्या कहता है, वो मेरे पास क्या कहता है, अगर मैं उसकी बात करूं, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और कोई एक लुईस एसिड AlCl3 या FeCl3, कोई एक लुईस एसिड, कोई एक लुईस एसिड और थोड़े से कुप्रस क्लोराइड के CuCl के ट्रेसेस यूज करके हमें मिलती है बेंजल्डिहाइड, हमें मिलती है बेंजल्डिहाइड। तो ये भी एक बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, गेटरमैन-कॉश रिएक्शन भी बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। तो अब मुझे ये तो पता चल गया तीन रिएक्शन तो है नहीं, तीन रिएक्शन तो है नहीं, तो चौथा मेरे पास क्या बच गया, चौथा मेरे पास अब क्लेमेंसन रिडक्शन ही बची है, क्लेमेंसन रिडक्शन ही बची है। तो मुझे ये तो पता है कि जो मेरा आंसर है वो क्लेमेंसन रिडक्शन ही होता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो मेरे पास क्लेमेंसन रिडक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप की जब भी हम रिएक्शन करवाएं जिंक एमेलगम के साथ, जिंक एमेलगम और HCl की प्रेजेंस में, तो वो हमें देता है एल्केन, हमें उसकी रिडक्शन हो जाती है एल्केन के अंदर। और ये चीज़ हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोकार्बन में अगर उसकी रिडक्शन करवानी हो, या तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन पे जाते हैं या वोल्फकेशन रिडक्शन पे जाते हैं। वोल्फकेशन रिडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वोल्फकेशन रिडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चार नेम रिएक्शन में से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। हर नेम रिएक्शन की आपको मेन चीज़ें समझ आ गई, पता लगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों अब आ गया हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सिल्वर इन टॉलरेंस रिएजेंट। जो टॉलन रिएजेंट के अंदर सिल्वर होता है, टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर, टेस्ट नहीं पूछा है, चेंज नहीं पूछा है, जो टॉलन रिएजेंट हम बनाते हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सिल्वर की, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। मेरे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो टॉलरेंस रिएजेंट या टॉलरेंस टेस्ट है बच्चों, इसके बारे में हम जरूरी यही क्वेश्चन आएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉलरेंस टेस्ट का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, चाहे फिर ये क्वेश्चन आए चाहे कोई और क्वेश्चन आए, आप उसको इजिली आंसर कर पाए, आप उसको इजिली आंसर कर पाए। तो जब मैं टॉलरेंस टेस्ट की बात करता हूं, टॉलरेंस टेस्ट की जब भी मैं बात करता हूं, पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए, जो पहली चीज मुझे पता होनी चाहिए कि जो टॉलरेंस रिएजेंट या टॉलरेंस जो टेस्ट है वो हमेशा यूज होता है RCHO एल्डिहाइड ग्रुप की डिटेक्शन के लिए। RCHO का ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, RCHO की डिटेक्शन के लिए ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। मतलब इस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा है या नहीं लगा है, CHO ग्रुप लगा है या नहीं लगा है, सिर्फ ये बता सकते हैं। कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव हम नहीं बता सकते, क्वांटिटेटिवली हम नहीं बता सकते, क्वालिटेटिवली हम बता सकते हैं। तो ये टेस्ट यूज होता है क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। टॉलरेंस टेस्ट भी और फेलिंग्स टेस्ट भी दोनों ही क्वालिटेटिव डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं हमारे एल्डिहाइड के लिए। अब इस टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो टॉलरेंस टेस्ट में हमारे पास AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस NaOH के मिक्सचर को हम कहते हैं टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट। ये मिलके हमारे पास इसको रिएक्ट मिलके हम बनाते हैं, इस को हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ये हमारे पास होता है टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH जब मिक्स करते हैं एक सोल्यूशन में हम डालते हैं, एक सोल्यूशन में हम डालते हैं,
तो हमें मिलता है टॉलरेंस रिएजेंट, हमें मिलता है टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, चाहे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ या यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट की कितनी है, -1 है, तो इसकी कितनी आएगी, +1। तो ये चीज़ तो मुझे ध्यान हमेशा पहले आंसर तो मुझे मिल चुका है, यहाँ पे आंसर तो मुझे मेरा ए मिल चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी +1 है, AgNO3, या यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1 की, और Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +1 की। पर इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे पास अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, हमें डिटेक्ट क्या करना होता है, एल्डिहाइड, हमें एल्डिहाइड ग्रुप की डिटेक्शन करनी होती है। जब ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, जब ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ये टॉलरेंस रिएजेंट है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है, जब ये रिएक्ट करता है तो मेरे पास ऑक्सीडेशन होती है इसकी RCOO नेगेटिव, प्लस 2 मोल एटम मुझे मिलते हैं सिल्वर के, 2 एटम मुझे मिलते हैं सिल्वर के, प्लस अमोनिया प्लस वाटर, प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो इसमें डिटेक्शन किस तरह से होती है, जो ये मेरा टॉलरेंस रिएजेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये कलरलेस है, ये कलरलेस है। तो कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर जब मैं टॉलरेंस रिएजेंट जो कलरलेस सॉल्यूशन है, जो कलरलेस सॉल्यूशन है, जब उसके अंदर मैंने एल्डिहाइड डाला, उसके अंदर एल्डिहाइड डाला, तो जो प्योर सिल्वर आएगी, उसका जो सिल्वर कलर अगर मुझे दिख रहा है, अगर मुझे सिल्वर का कलर दिख गया, मेरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कलरलेस सॉल्यूशन था, जैसे ही मैंने RCHO ग्रुप डाला, जैसे ही मैंने RCHO ग्रुप डाला, इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट था, तो अगर मेरा कलर सिल्वर रिंग बन गई, मेरे पास सिल्वर का कलर आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन हो गया, RCHO प्रेजेंट है। तो सिल्वर कलर आने की वजह से हम डिटेक्ट करते हैं, सिल्वर कलर आने की वजह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं क्या उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट था या नहीं था। तो यहां तक मेरे बच्चों क्वेश्चन हो गए 7। यहाँ पे मैं टॉलरेंस रिएजेंट को भी पढ़ लिया, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को भी समझ लिया, कंसेप्ट क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर हम 8 पे, हम अपनी जर्नी के क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे से क्या पूछ रहा है, एक एसिड है, एसिड की रिएक्शन मैंने करवाई थायोनिल क्लोराइड से, मुझे मिला ए प्रोडक्ट, ए की जब मैंने रिडक्शन करवाई H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट यूज करके मुझे मिला प्रोडक्ट बी, मुझे मिला प्रोडक्ट बी। ए और बी को आइडेंटिफाई करिए, ए और बी को आइडेंटिफाई करिए। तो जब भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज हमें क्या करनी है, मैंने कितनी बार आपसे बात की है कि पहली चीज क्या करनी है, हमें अपने कंसेप्ट को याद करना है, कंसेप्ट के घोड़े दौड़ाने हैं, कंसेप्ट पे विश्वास रखते हो, अपने कंसेप्ट को सोचना है, हमने कहाँ, हमने क्या चीज पढ़ी होगी, ये चीज कहाँ पढ़ी है। अगर आप उस चीज पे ध्यान देंगे तो आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है वो आपको इजी ही लगेगी, वो आपको इजी ही लगेगी। और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में हमेशा या तो आपसे कोई नेम रिएक्शन ही पूछी जाती है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा वो ही आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो अब मैं जब इस चीज को देखता हूं, इस चीज को देखता हूं तो मेरी नजर पड़ती है H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट पे, H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट पे, हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यहाँ पे रिडक्शन करवा रही है H2 से। और ये जो कैटलिस्ट है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, अगर मैं अपने कंसेप्ट को याद करूंगा तो मुझे याद आएगा ये तो स्पेशल कैटलिस्ट है। कौन सा, रोजेनमुंड कैटलिस्ट, रोजेनमुंड कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन कौन सी है, रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन। अब रोजेनमंड रिडक्शन अब मुझे समझ आ गया, ये रोजेनमंड रिएक्शन है मेरे पास, रोजेनमंड रिडक्शन है मेरे पास। इस रिएक्शन को अगर मैं याद करूंगा तो मुझे मेरा क्वेश्चन इजीली ही आंसर मिल जाएगा। उस रोजेनमंड रिडक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड हम लेते हैं, एसिड क्लोराइड हम लेते हैं, उसकी रिडक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके, और मुझे मिलता है मेरा एल्डिहाइड, मुझे मिलता है मेरा एल्डिहाइड। अब इसमें खास बातें क्या हैं बच्चों, इस रिएक्शन में जो हमें पता होनी चाहिए, इस रिएक्शन की खास बातें जो हमें पता होनी चाहिए, हमने बेरियम सल्फेट क्यों यूज़ किया, पहली बात तो यही, हमने बेरियम सल्फेट क्यों यूज़ किया। बेरियम सल्फेट यूज़ करने का हमारा पर्पज़ ये है कि ये जो पैलेडियम है, ये जो पैलेडियम है उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है, पैलेडियम के सरफेस एरिया को कम कर देता है। अब पैलेडियम का सरफेस एरिया कम हुआ तो पैलेडियम की एक्टिविटी कैसे कैटलिस्ट कम होगी, पैलेडियम की कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम होगी। इसलिए एसिड क्लोराइड से ये रिएक्शन रिडक्शन सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाती है, सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाती है। अगर इस रिएक्शन को मैं RCOCl करूं और अगर मैं बेरियम सल्फेट यूज़ नहीं करूं, पैलेडियम और H2, पैलेडियम सिंपल पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करूं,
तो ये रिएक्शन मेरा जाएगा अल्कोहल तक, तो इसकी रिडक्शन जाएगी अल्कोहल तक। तो इसको अल्कोहल से पहले ही एल्डिहाइड तक रोकने के लिए बेरियम सल्फेट को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट पॉइजन। एज ए कैटलिस्ट पॉइजन भी इसे कहा जाता है, पॉइजन कैटलिस्ट पॉइजन भी इसे कहा जाता है। यहाँ तक बात सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर। अब रोजनमैन रिडक्शन तो मुझे समझ आ गई ये होती है, बेरियम सल्फेट का यूज़ भी मुझे समझ आ गया ये होता है। और इससे पहले का तो मुझे पता ही है, एसिड से जब भी एसिड क्लोराइड बनानी है हम थाइनिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं। इसकी जगह अगर PCl3 लिखा उससे भी वही बनेगी, PCl3 की जगह अगर PCl5 लिखा है तो भी वही बनेगा, थाइनिल क्लोराइड ही बनेगा, सॉरी एसिड क्लोराइड ही बनेगा। तो अब ए मुझे एसिड क्लोराइड ढूंढना है और बी मुझे अपना एल्डिहाइड ढूंढना है। अब CH3CH2COH से क्या बनेगा, CH3CH2COCl, CH3CH2COCl, और उसके बाद एल्डिहाइड मेरे पास आ गया। सी मेरा आंसर, सी मेरा आंसर। तो ये पूरा रोजनमैन रिडक्शन, और रोजनमैन रिडक्शन में क्या होता है और एसिड क्लोराइड को हम कैसे बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब बच्चों ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। मेरे पास ये स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से सही स्टेटमेंट को ढूंढिए, सही स्टेटमेंट को ढूंढिए। अब मेरे पास क्या बात हो रही है, कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव फ्रॉम एल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी क्या है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, sp3 से sp2 में उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, एसिटाल्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग HCN टू कार्बोनिल ग्रुप, एसिटाल्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग HCN टू कार्बोनिल ग्रुप। तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास ये है। और चौथी स्टेटमेंट कह रही है कि नन ऑफ द अबव इज ट्रू, इनमें से ऊपर में से तीनों में से कोई भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद बात मुझे ये तो समझ आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ही बात हो रही है। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब और ये भी मुझे पता है कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ें और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात नहीं करें तो हमारा पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन अभी कंप्लीट उसकी पढ़ाई मतलब हमने नहीं किया, हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। अब अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब हमने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप की ऐसी क्या खास बात होती थी, कार्बोनिल ग्रुप की ऐसी क्या खास बात होती थी, कार्बोनिल ग्रुप की खास बात बच्चों ये होती थी कि ऑक्सीजन था मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन था मेरे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हमेशा अपनी तरफ खींचता है। इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। और जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएजेंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएजेंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मेरे पास वो रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनको न्यूक्लियस लविंग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होता है मेरे पास कार्बन के पास, मेरे पास बनता है O नेगेटिव, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, ये मेरे पास इंटरमीडिएट बनता है, ये मेरे पास इंटरमीडिएट बनता है, और लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव के एडिशन के साथ मेरे पास ये प्रोडक्ट बनता है, मेरे पास ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात मेरी सिंपल है, यहाँ तक मेरी बात सिंपल है, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब देखिए समझिए इस चीज को, पहला स्टेटमेंट क्या बोला, कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव फ्रॉम एल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, इस चीज को देखते हैं। पहली चीज हम इसमें देखेंगे बच्चों, हमारा इंटरमीडिएट ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इंटरमीडिएट ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कीटोन में ये दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे, कीटोन के अंदर ये दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे, और एल्डिहाइड के अंदर एक जगह हाइड्रोजन लगी होगी, एक जगह हाइड्रोजन लगी होगी। अब समझिएगा इस चीज को, जब ये इंटरमीडिएट बना है, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर कोई ऐसा ग्रुप जो और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर प्लस आई, एल्काइल ग्रुप का काम क्या है, प्लस आई इफेक्ट देना। अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ।
अब ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, और कोई ऐसे ग्रुप लगे हो जो उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं एल्डिहाइड और कीटोन में से, एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर मैं कंपेयर करूं, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, कीटोन, क्योंकि कीटोन केस में दोनों जगह एल्काइल ग्रुप है, दोनों जगह एल्काइल ग्रुप है, तो ज्यादा आई इफेक्ट दे रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ, और नेगेटिव को नेगेटिव किया जा रहा है, और नेगेटिव को नेगेटिव किया जा रहा है। तो कीटोन के केस में डिस्टेबलाइज हो रहा है, इंटरमीडिएट डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो बनना एज कंपेयर टू एल्डिहाइड वो कम स्टेबल होगा, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड वो कम स्टेबल होगा। तो और दूसरा केस समझिए, अब यहां पे भी अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, कीटोन के केस में दोनों आर आर लगे होंगे, एल्डिहाइड के केस में एक हाइड्रोजन होगा, आर की जगह हाइड्रोजन होगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, अगर बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उसको अटैक करना मुश्किल है, बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उसको अटैक करना मुश्किल है, और बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उसको अटैक करना मुश्किल होगा। तो क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन के केस में ही उसको अटैक करना मुश्किल होगा। तो पहली स्टेटमेंट मेरी गलत है, पहली स्टेटमेंट मेरी गलत है। क्यों? क्योंकि कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से एज कंपेयर टू एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो पहली स्टेटमेंट मेरी गलत आई। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, कार्बोनिल जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, कार्बोनिल जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 में जाती है, sp3 से sp2 में जाती है। तो ये तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है, ये मुझे देखने से ही पता चल रहा है। जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों, जब हमने कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी मेरी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी मेरी गलत है। अब तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास क्या कर रही है, एसिटाल्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग HCN टू कार्बोनिल ग्रुप। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप में HCN की एडिशन करता हूँ, HCN की एडिशन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलते हैं बच्चों कार्बन OH CN और दो बॉन्ड एज इट इज। इनको हम एसिटाल नहीं कहते, इन्हें हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इन्हें हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो एसिटाल हमें HCN के एडिशन से नहीं मिलते हैं, एसिटाल हमें HCN के एडिशन से नहीं मिलते, HCN के एडिशन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन। तो ये चीज़ तो गलत है, ये तीसरी चीज़ भी गलत है। एसिटाल अगर हम बात करें, एसिटाल हमें कहाँ से मिलते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर मैं अल्कोहल की एडिशन करता हूँ, अल्कोहल की एडिशन करता हूँ, तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है उसे हम कहते हैं एसीटाल, उसे हम कहते हैं एसीटाल। एसीटाल हमें अल्कोहल से रिएक्शन करवाने के बाद मिलते हैं, एसीटाल हमें अल्कोहल के रिएक्शन करवाने के बाद मिलते हैं। तो मेरा आंसर क्या आएगा, डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है, इनमें से कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है। तो बच्चों ये थे पूरे के पूरे एल्डिहाइड और कीटोन पे पूरे के पूरे एमसीक्यू जो मैंने सॉल्व किया आपके लिए। इस पूरे एमसीक्यूज मैंने हर कंसेप्ट को टच किया है, हर कंसेप्ट को एल्डिहाइड और कीटोन को टच किया है। अब भी एल्डिहाइड कीटोन में से अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।